गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज के थर्ड वीडियो पे आते हैं, जिसमें पब्लिक कॉरपोरेशन क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो होता क्या है ये, देन उसके बाद इसके फीचर्स, देन इसके बाद मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पब्लिक कॉरपोरेशन होता है क्या चीज़ है? इट इज़ गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशन। ठीक ना बेटा, गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशन और फर्म, ये गवर्नमेंट की ओन्ड मतलब क्या चीज़ है? ओन बाय गवर्नमेंट। ठीक है ना बेटा, 100% गवर्नमेंट के कंट्रोल पे ये काम करती है, सारे के सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। एंड इट इज़ अ लीगल एंटिटीज़। ठीक है ना बेटा, एक लीगल गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या करती है? सारे कमर्शियल बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल जैसे एयर इंडिया, ठीक ना बेटा, जितने भी आपके फ्लाइट सर्विसेज है एयर इंडिया परफॉर्म करती है और वो टोटली कंट्रोल बाय गवर्नमेंट होता है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक ना बेटा, एक्सेट्रा। ठीक, ये सारे चीज़ क्या होते हैं बेटा? इतने तरीके के बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है आपकी पब्लिक कॉरपोरेशन। ये जो भी एग्जांपल मैं दिया ये सारे क्या चीज़ें बेटा? बिजनेस एंटिटीज़ है जो परफॉर्म करती है पब्लिक कॉरपोरेशन के अंडर। ठीक, अब इसके फीचर्स क्या चीज़ें हैं, अभी फॉर्म कैसे होता है, इसके फीचर क्या है ये जानना। तो पहला पॉइंट, इट इज़ क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेटर। मतलब ये कैसे बना बेटा? पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हो गया। एसबीआई का एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। एसबीआई पहले वो ब्रिटिश, जब हमारे यहाँ पर ठीक ना बेटा ब्रिटिश कंट्रोल था हमारे कंट्री पे, तब 3 बैंक थे इंपीरियल बैंक्स। इंपीरियल बैंक ऑफ मद्रास जो चेन्नई होता बेटा पहले मद्रास था। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ मद्रास, इंपीरियल बैंक ऑफ कलकत्ता, इंपीरियल बैंक ऑफ बॉम्बे। ये 3 इंपीरियल बैंक्स थे जिनको मर्ज कर क्या कर दिया बेटा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट ने किया। और ये कैसे हुआ? बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू वो ठीक ना बेटा इंपीरियल बैंक्स जो 3 थे उसको मर्ज करके हम लोगों ने क्या बना दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसी तरीके के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे बिजनेस फर्म्स स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिस्लेचर के थ्रू या फिर पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बने। पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, दे फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइडेड बाय द एक्ट ओनली। ये जितने भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो आपके एक्ट में, पार्लियामेंट में जो एक्ट पास हुआ उसके थ्रू ये ऑर्गेनाइजेशन बन गया। अब उसी में डिसाइडेड रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, चाहे ठीक ना बेटा वो क्या हो जाए? पावर हो जाए, ऑब्जेक्टिव हो जाए, लिमिटेशन हो जाए। LOP लिमिटेशन, ऑब्जेक्टिव, पावर, ये 3 चीज़ मैं बोल रहा हूँ बेटा। अब ये 3 चीज़ क्या होता है? चाहे उसकी लिमिटेशन हो, चाहे उसकी ऑब्जेक्टिव हो, चाहे पावर हो, वो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू ही चलते हैं। और इसको ऑपरेट कौन करता है? इट इज़ ऑपरेटेड बाय CG एंड SG। 2 लिखा हूँ, CG और SG क्या होता है? CG होता है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड SG होता है स्टेट गवर्नमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर से बनी है उसको स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है बेटा? ऑपरेट करती है। और जो ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के ठीक है लेजिस्लेचर से बनी है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। ठीक है, इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है बेटा जिसमें कोई भी अदर मेंबर इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, एक्सेप्ट द डिपार्टमेंट। ठीक, उस डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ने बना दिया सिर्फ वही इसमें इंटरफेयर कर सकता है, उसके अलावा कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेज बाय BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको मैनेज करते हैं। और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते कहाँ से हैं? और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी क्या करते हैं बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वो नॉमिनेट करती है। उन्हीं के नॉमिनेशन के थ्रू ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनते हैं और यही क्या करते हैं? पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे कॉरपोरेशन को, पूरे बिजनेस फर्म को कंट्रोल करते और मैनेज करते हैं। नेक्स्ट आते बेटा जितने भी आपके रिक्रूटमेंट और
रिन्यूमरेशन होता है। रिक्रूटमेंट मतलब सेलेक्ट करना कि कितने एम्प्लॉय आएंगे, और रिम्यूनरेशन मतलब होता है बेटा जो आपके वेजेस सैलरी जो डिसाइड होती है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। ये पब्लिक कॉरपोरेशन अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, उसी के थ्रू क्या करती है, रिक्रूटमेंट भी करती है, उसी के अंडर ये रिन्यूमरेशन भी करती है। इसमें कोई भी इंटरफियर नहीं करता है। नेक्स्ट आते हैं फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफियरेंस। इसमें पॉलिटिकल इंटरफियरेंस बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, ठीक है बेटा, मैनेज होता है, तो पॉलिटिकल इंटरफियरेंस इसमें बिल्कुल नहीं होता है। ठीक, ये बिल्कुल नहीं होता। ये तो हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री आप सब जानते हैं क्या होता है। अभी जब हम इसके ड्रॉबैक्स पे आएंगे तब मैं आपको क्लियर करूंगा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है कि नहीं होता एक्चुअल में। लेकिन अकॉर्डिंग टू द फीचर ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन ये कहा गया है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है। मोटिव क्या होता है इस पब्लिक कॉरपोरेशन का? कि जितनी भी आपकी जनरल पब्लिक है, आम जनता है, उनको सर्विस प्रोवाइड करना, और अकाउंटेबिलिटी, अब जवाबदेही। पता चला कि ब्लंडर हो गया, मिस्टेक हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, जो मैनेज कर रहे हैं, वो किसको जवाब देंगे, किसको? अगर किसी को जवाब नहीं देना, अगर मोनार्की रूलर थे से मैं राजा बन गया तो क्या हो जाएगा, मुझे किसी को जवाब नहीं देना, मैं सही करूं या गलत करूं, मैं मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, सबके ऊपर एक कंट्रोलर बैठा हुआ है बेटा। दैट्स वाई अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है बेटा? सिंपल सी, या तो पार्लियामेंट में जाकर, ठीक है, पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, जैसे रेलवे है तो रेलवे मिनिस्ट्री, ठीक है, एयर इंडिया है तो क्या चीज़ है, ठीक है, जितने भी आपके फ्लाइट्स होते हैं वो मिनिस्ट्री क्या करेगी, जाके पार्लियामेंट में अकाउंटेबिलिटी अपनी जिम्मेदारी को निभाएगी और बताएगी कि गलती हुआ या सही हुआ, क्यों हुआ, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर को जाकर इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा इसकी ऑडिटिंग भी होती है, कि मतलब फिनेंशियल कंडीशन जानने के लिए कि ये प्रॉफिट में जा रही है कि लॉस में जा रही है, कि इसकी, ठीक है बेटा, और जितने फिनेंशियल कंडीशन कैसी है, करप्शन तो नहीं हो रहा है, और दैट्स वाई इसकी ऑडिटिंग होती है। और ऑडिटिंग करने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड 2 लोग होते हैं, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो इसकी ऑडिटिंग करते हैं। मीन्स कैश फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो सब चेक करते हैं, कहाँ कितने पैसे खर्च हुए, कैसे खर्च हुए, क्यों खर्च हुए, ये सारी इन्फॉर्मेशन ये लोग चेक करते हैं। और दूसरा कंट्रोलर, ठीक ना बेटा, कंपाइलर कहेंगे या फिर कंट्रोलर कहेंगे, ये दोनों होते हैं जो ऑडिटिंग करते हैं किसकी, आपकी पब्लिक कॉरपोरेशन की। तो ये जो थे बेटा फीचर्स थे कुछ जो मैं आपको बताया हूँ पब्लिक कॉरपोरेशन की। अब आते इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पे। सबसे पहले हम लोग मेरिट्स की बात करते हैं बेटा। मेरिट्स मीन्स एडवांटेजेस। मेरिट्स और एडवांटेजेस। तो सबसे पहला मेरिट बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी क्या होता है, अभी मैं बताया, मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विच इज, ठीक ना बेटा, विच इज नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अब दैट्स वाई क्या चीज़ है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर दिया, अब वो उसको कंट्रोल कर रही है। तो सिंपल सा कि जैसा बना दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रेलवे है, रेलवे बोर्ड बना हुआ है, जितने भी रेलवे एम्प्लॉय हैं चाहे वो, ठीक है, रिम्यूनरेशन हो जाए, रिक्रूटमेंट हो जाए, ठीक है बेटा, प्रमोशन हो जाए, डिमोशन हो जाए, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी हो जाए, वो सारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, सिंपल सा रेलवे बोर्ड की होती है। और दैट्स वाई क्या होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होता है यहाँ पर। और नेक्स्ट होता है बेटा क्विक डिसीजन। दूसरा क्या है इसका, सिंपल वे में क्विक डिसीजन, ठीक है बेटा। डिसीजन जो भी लेना है, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री है तब उसको ONGC से मतलब नहीं है, LIC से मतलब नहीं है, एयर इंडिया से मतलब नहीं है, किसी से मतलब नहीं है, इसको क्या करना, सिर्फ रेलवे के लिए अपना डिसीजन लेना है। तो सिंपल वे में डिसीजन क्या हो जाएगा, बहुत ही क्विक हो जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
सबसे एसेंशियल पर्सन है, अकाउंटेबिलिटी भी इन्हीं की बनती है, तो क्या करेंगे ये अपने अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले लेते हैं बेटा, ठीक। और इनका मेन मकसद क्या होता है, एक्चुअल में बता चुका हूं, सर्विस मोटिव होता है। इनका मेन मकसद होता है बेटा सर्विस प्रोवाइड करना आम जनता को, ठीक है बेटा, सर्विस प्रोवाइड करना। इसके अलावा कोई भी इनकम, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करना, अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन करना, इन सब से मतलब नहीं होता है, सिर्फ इनका मोटिव होता है बेटा सर्विस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आते बेटा एफिशिएंट स्टाफ। इसके स्टाफ कैसे होते हैं, जितने भी मैं बताया हूँ रिक्रूटमेंट अपने ओन रिक्रूटमेंट सेल के थ्रू, ओन एचआर डिपार्टमेंट के थ्रू ये रिक्रूटमेंट करते हैं, और दैट्स वाई इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत टफ होता है। और जब टफ प्रोसेस होता है तो सिंपल वे में इनके स्टाफ कैसे आएंगे, एफिशिएंट आएंगे। जैसे क्या चीज़ है, आपको एसबीआई के एग्ज़ाम क्लियर करने, एसबीआई में जॉब करनी है, तो एसबीआई के लिए अलग से ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम होता है, ठीक है। रेलवे का ऑल ओवर इंडिया एग्जाम होता है, एफसीआई का होता है, एसबीआई का होता है, एलआईसी का होता है, सबके अलग पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट बोर्ड बने हुए हैं, एचआर डिपार्टमेंट बने हुए हैं, वो सब ये काम देखते हैं बेटा। और जब ये सब काम देखते हैं रिक्रूटमेंट का, तो कैसे स्टाफ का ये लोग सिलेक्शन करते हैं, जो एक एफिशिएंट स्टाफ हो। इज इट क्लियर? और देन जब एक एफिशिएंट स्टाफ होगा बेटा, तो सिंपल वे में मैनेजमेंट कैसा होगा, एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगा, ठीक बेटा। इसका मैनेजमेंट कैसा होगा, एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहेगा, ठीक। तो ये सारे क्या थे बेटा आपके मेरिट्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन। तो इतने मेरिट्स मैं बता दिया हूँ, अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी है, तो डीमेरिट्स को भी हम लोग जान लेते हैं। डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस। डीमेरिट्स को हम लोग डिसएडवांटेजेस भी कहते हैं। डिसएडवांटेजेस का मतलब होता है बेटा अच्छाइयाँ नहीं बुराइयाँ। अभी तक तुम लोग अच्छाइयाँ जान लिए कि इनकी अच्छाइयाँ क्या क्या चीज़ें हैं, तो बुराइयाँ भी है बेटा। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एवरी कॉइन हैज़ टू साइड, ठीक ना बेटा, हेड एंड टेल। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, एक अच्छा एक बुरा, उसी तरीके का हर ऑर्गेनाइजेशन का भी दो पहलू होता है। कुछ अच्छाइयाँ होंगी तो उसमें कुछ बुराइयाँ भी होंगी। अगर कुछ बुराइयाँ नहीं रहेंगी तो भगवान बन जाएगा ना कोई बेटा। दैट्स वाई बुराइयाँ सब में रहती है, ठीक है। ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। अभी मैं बताया था एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी ना, मेरिट्स। अब ये क्या चीज़ है, ऑटोनॉमी ऑन पेपर्स ओनली। ऑटोनॉमी तो होता है सिर्फ वो पेपर में दिखता है बेटा कि हाँ इसमें क्या चाहिए, फुली कंट्रोल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसमें कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन एक्चुअल में क्योंकि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको पता है बेटा कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हर एक डिपार्टमेंट में होता है, हर जगह होता है, करप्शन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ठीक है। और जिसके थ्रू क्या चीज़ है बेटा, अनवांटेड लोग का भी सिलेक्शन हो जाता है, जो कि वहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा लैक ऑफ इनिशिएटिव। लैक ऑफ इनिशिएटिव। अब लैक ऑफ इनिशिएटिव क्या होता है, सिंपल वे में लैक ऑफ इनिशिएटिव का मतलब होता है बेटा क्या चीज़ है कि आप इसमें अपने ओन, ठीक ना बेटा, अपने ओन तरीके से कोई भी इसमें चीज़ें नई नहीं ला सकते हो बेटा। अपने आइडियाज़ को, अपने व्यू को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। रीज़न क्या चीज़ है, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू बने हुए हैं, आपको उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू काम करना है। अब आगे कुछ भी इसमें आपको नया नहीं करना है। आप क्या चीज़ है, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, ठीक ना बेटा, कोई अलग से आप कदम नहीं उठा सकते हो, ठीक है। एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए आप अपने से कोई कदम नहीं उठा सकते हो। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, जिस तरीके की ड्यूटी आपको असाइन की गई है, जब तक आपका सिलेक्शन हुआ और जब तक आपका रिटायरमेंट नहीं होता है, उससे के थ्रू आपको उसी को फॉलो करते हुए काम करना है। अदरवाइज
आप इसमें कोई भी इनिशिएटिव ऐड नहीं कर सकते हो। रीज़न, जैसे कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, वो ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए क्या करता है, नई नई चीज़ें लाते रहता है। आपने देखा होगा एक प्राइवेट फर्म की, ठीक ना बेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और एक गवर्नमेंट ऑफिस देखा होगा। गवर्नमेंट ऑफिस वही 50 साल पुराने फ़ैन लगे हुए हैं, वही 50 साल पुराने टेबल चेयर्स हैं, और वही क्या चीज़ है बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे का वैसा है, ना उसमें कोई पेंटिंग है ना कुछ। और वहीं पर एक छोटे से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे तो इसकी अट्रैक्टिव ऑफिस होगी, अट्रैक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अट्रैक्टिव फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी। ये सब क्या होता है बेटा, बिकॉज ऑफ इनिशिएटिव। लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, किसमें, पब्लिक कॉरपोरेशन में। नेक्स्ट आता है बेटा रिजिड स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है रिजिड है बेटा, एज इट इज़ ऐसे ही रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगी, बिकॉज हम लोग अपने से कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अब जब तक क्या चीज़ है, स्ट्रक्चर को चेंज कैसे आ सकता है इसमें मैं बताता हूँ। ये बना कैसे था, मैं आपको बता दिया था बेटा, पार्लियामेंट में एक्ट के थ्रू बना था, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर या फिर सेंट्रल लेजिस्लेचर के थ्रू बना था। अब जब तक उस एक्ट में चेंजेस नहीं आते हैं, अमेंडमेंट नहीं होता है, जब तक स्टेट लेजिस्लेचर में अमेंडमेंट नहीं होता है, और जब तक सेंट्रल लेजिस्लेचर में अमेंडमेंट नहीं होता है, तब तक क्या चीज़ है, ये स्ट्रक्चर एज इट इज़ वैसे ही बने रहेगा, इसमें कुछ भी नया नहीं आएगा। ठीक है, और लास्ट आते बेटा अनफेयर प्रैक्टिसेस। इट इज इंडिया, ठीक है बेटा, एवरीवन नोस, डेमोक्रेटिक कंट्री में इंडिया में क्या होता है, पीपल जितने भी पॉपुलेशन है अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, तो यहाँ पर अनफेयर प्रैक्टिसेस भी बहुत ज़्यादा होता है, करप्शन होता है, ठीक ना बेटा, डिवोटेड नहीं रहते, डिसिप्लिन नहीं होता है। ये सब पता है बेटा कि गवर्नमेंट ऑफिसेस में हम लोग जाते हैं, एक एक घंटे 2-2 घंटे वेट करते हैं उस काम के लिए, वही प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तुरंत हो जाता है। रीज़न क्या चीज़ है, वहाँ पे उनको वर्क का प्रेशर होता है, यहाँ पे कोई वर्क का प्रेशर नहीं होता है बेटा, और डेट्स वाई क्या चीज़ है, अनफेयर प्रैक्टिसेस ज़्यादा इसमें होती है। तो ये था बेटा आपका डीमेरिट्स। तो पब्लिक कॉरपोरेशन को मैंने आपका डेफिनेशन बता दिया हूँ, फीचर्स बता दिया हूँ, मेरिट्स बता दिया हूँ, डीमेरिट्स बता दिया हूँ। अगले, ठीक ना बेटा, 4th लेक्चर में, ठीक है बेटा, हम लोग क्या डिसाइड करेंगे बेटा, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ग्लोबल कॉरपोरेशन क्या है, उसके फीचर्स क्या चीज़ है, उसके मेरिट्स क्या है, उसके डीमेरिट्स क्या है। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही।